Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Riddhi Agrawal and I am here with the second part of biomolecules. तो आज सुबह ही हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया है जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात की थी और अब हम इसमें प्रोटीन, एंजाइम्स और विटामिन्स जो है उनके बारे में बात करेंगे। सो गाइज, अपने चैनल पे ज्वाइन बटन आ गया है, उसको लेके मैंने एक वीडियो बनाया है कि उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं अगर आप ज्वाइन करते हो चैनल को। तो अभी तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। इसके अलावा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो या कुछ पढ़ते हो और आपको डाउट आता है और आप चाहते हो कि फटाफट से उसका सोल्यूशन आपको मिल जाए, तो वो काम भी अब आप कर सकते हो एक ऐप के थ्रू जिसका नाम है डाउटनट। उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और उस ऐप को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहाँ कोटा के टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम, एनजे सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप आईआईटी, जेईई और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव। सो स्टूडेंट्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनट के साथ उन्हें कर दो आउट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो पहला पार्ट जो है आज के लेक्चर में वो है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स जो है वो मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल्स हैं लिविंग सिस्टम के, ये बात ध्यान रखनी है। अब जो हमारे प्रोटीन्स हैं उनका मेन सोर्सेस कहाँ है, कहाँ से हम प्रोटीन्स पा सकते हैं, वो है मिल्क, चीज़, पल्सेस यानी कि जो हमारी दाल होती है, पीनट्स यानी कि जो मूंगफली होती है, फिश और मीट, ये सब मेजर सोर्सेज हैं हमारे प्रोटीन्स के। अब प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में होता है और जो हमारा स्ट्रक्चर है और जो हमारे फंक्शंस है लाइफ के, उनका फंडामेंटल बेसिस जो है वो फॉर्म करता है। अगर हमें अपनी बॉडी की ग्रोथ चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, तो उसके लिए भी हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। अभी जो वर्ड है प्रोटीन, ये ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है प्राइमरी या फिर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो फर्स्ट नंबर पे इंपॉर्टेंस के वो। अब जितने भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो अल्फा अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। क्लियर है? यानी कि अमाइनो एसिड प्रोटीन का मोनोमर है। तो सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे कि अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं। तो अमाइनो एसिड्स जो हैं उनमें दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक अमाइनो यानी कि NH2 और दूसरा कार्बोक्सिल यानी कि COOH। अब जो अमाइनो ग्रुप की रिलेटिव पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द कार्बोक्सिल ग्रुप, उसके बेसिस पे हमने अमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन किया है। दे कैन बी अल्फा, दे कैन बी बीटा, दे कैन बी गामा, दे कैन बी डेल्टा एंड सो ऑन। लेकिन जो हमारे अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं वही हमें मिलते हैं जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। इसका मतलब प्रोटीन्स हमारे सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड से बने हुए हैं। नाउ दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं कभी कभी अमाइनो एसिड्स में। Now all alpha amino acids have trivial names which usually reflect the property of that compound or its source। तो जितने भी अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं हमारे, उन सबके ट्रिवियल नेम्स हैं जो कि यूजुअली उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को या उसके सोर्स को डिफाइन करते हैं। जैसे ग्लाइसिन है, उसका नाम ग्लाइसिन क्यों दिया गया है? क्योंकि उसका स्वीट टेस्ट होता है और ग्रीक में जो ग्लाइकोस वर्ड है हमारा, उसका मतलब होता है स्वीट। ऐसे ही टायरोसिन जो है वो सबसे पहले चीज़ से मिला था, तो जो ग्रीक वर्ड है टायरोस, उसका मतलब होता है चीज़, इसलिए उसको टायरोसिन नाम दिया गया है। अब अमाइनो एसिड्स जो हैं उनको हम 3 लेटर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी 1 लेटर सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो अल्फा अमाइनो एसिड है, अगर हम उसका एक जनरल स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीका का होता है, RCH, COOH और इधर NH2। तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम एक टेबल पढ़ेंगे जिसमें हम कुछ नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स जो हैं उनको देखेंगे। तो ये रही हमारी टेबल, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिससे इजीली आपको क्लियर रहे। तो इसमें हम अमाइनो एसिड्स का नाम, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है साइड चेन का, यानी कि जो R है उसके तौर पे क्या प्रेजेंट है वो पढ़ेंगे। 3 लेटर सिंबल और जो 1 लेटर कोड है वो दोनों चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लगभग 20 अमाइनो एसिड्स आपको दिख रहे हैं, जिसमें से 10 अमाइनो एसिड्स जो है वो असेंशियल हैं। वो कौन कौन से हैं? जिनके नेम के आगे आपको स्टार दिखाई दे रहे हैं वो हमारे असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। वैसे मुझे पता है कि आप लोग एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को याद करने के लिए एक बहुत ही सिंपल निमोनिक यूज़ करते हो, PV टिम हॉल वाला, लेकिन मैं एक और निमोनिक बता रही हूँ, अगर वो इजी लगे तो उससे भी याद रख सकते हो। वो निमोनिक क्या है? एनी हेल्प इन लर्निंग, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, दीज लिटिल मॉलिक्यूल्स प्रूव ट्रूली वैल्यूएबल। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, इनका जो फर्स्ट वर्ड है वो हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं।
एनी में ए है तो आर्जिनिन, हेल्प का एच है तो हिस्टिडीन, आई का आइसोल्यूसिन, एल का ल्यूसिन, देन टी थ्रियोनिन, देन लिटिल लाइसिन, देन मॉलिक्यूल्स में एम तो ये हो गया हमारा मिथियोनिन, देन पी हो गया हमारा फिनाइल एलानिन, टी हो गया हमारा ट्रिप्टोफैन और वी हो गया हमारा वेलिन। तो इससे भी आप याद रख सकते हो, जैसा भी इजी रहे, क्योंकि ये बहुत इजी है कि इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को याद करना वैल्यूएबल हो सकता है। तो इसीलिए मैंने ये निमोनिक बनाया, यानी हेल्प इन लर्निंग दीज लिटिल मॉलिक्यूल्स प्रूव ट्रूली वैल्यूएबल। फटाफट से इन सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं उनका स्ट्रक्चर और ये सब देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा ग्लाइसिन, जिसमें जो साइड चेन होती है वो H होता है, सिर्फ एक हाइड्रोजन आटम। फिर 3 लेटर सिंबल होता है इसका GLY और 1 लेटर कोड होता है इसका G। इसी तरीके से एलानिन जो है उसमें मिथाइल ग्रुप रहता है CH3, ALA की तरह बोलते हैं इसको हम, और A इसका 1 लेटर कोड होता है। ऐसी वेलिन हो गया, उसमें ये वाली हमारी साइड चेन है। ल्यूसिन में CH3 होल ट्वाइस CH2 वाली साइड चेन है। आइसोल्यूसिन में ये आइसोप्रोपाइल आ जाएगा हमारा, आर्जिनिन में दूसरा आ जाएगा। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस इनके जो 3 लेटर सिंबल है वो थोड़े से याद करना ज़रूरी है, और वो भी मेनली जो हमारे 10 असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनके याद रहने चाहिए। स्ट्रक्चर याद करने का इतना वो नहीं है, क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है, बट हाँ एक बार स्ट्रक्चर देख ज़रूर लेना, ठीक है। सबकी साइड चेन्स अच्छी तरीके से देख लेना। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे अमाइनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन पे। तो अमाइनो एसिड्स को हम एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल वे में क्लासिफाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि जो रिलेटिव नंबर है अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप का वो कितना है। अब जैसे इक्वल नंबर है अगर अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप का, तो इसका मतलब वो वाला अमाइनो एसिड न्यूट्रल हो गया। अगर अमाइनो ग्रुप ज़्यादा है कार्बोक्सिल ग्रुप से, इसका मतलब जो हमारा अमाइनो एसिड है वो बेसिक है। और अगर हमारा COOH वाला ग्रुप ज़्यादा है और NH2 वाला कम है, तो इसका मतलब वो वाला अमाइनो एसिड हमारा एसिडिक हो गया। अब जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको हम बॉडी में सिंथेसाइज कर सकते हैं, उनको हम नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। तो ये जो आपको टेबल दिखाई दे रही है, इसमें काफ़ी सारे ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि नॉन असेंशियल हैं और वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। जबकि दूसरी तरफ ऐसे अमाइनो एसिड्स जिसका निमोनिक मैंने आपको बताया, वो अमाइनो एसिड जो है हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, इसलिए हमें उन्हें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, और इसीलिए उनको असेंशियल अमाइनो एसिड्स जो है वो बोला जाता है। क्लियर है? अब जो अमाइनो एसिड्स होते हैं यूजुअली कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं और सॉल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं बजाय कि सिंपल अमाइंस या कार्बोक्सिलिक एसिड के। ये बिहेवियर किस वजह से है? क्योंकि इसमें दोनों एसिडिक और बेसिक ग्रुप, यानी कि एसिडिक ग्रुप COOH और बेसिक ग्रुप NH2 प्रेजेंट है, एक ही मॉलिक्यूल। अब एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो एक प्रोटॉन लूज कर सकता है और अमाइनो ग्रुप एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, जिसकी वजह से एक डायपोलर आयन बनेगा हमारा, जिसको हम ज्विटर आयन बोलते हैं। कैसे बनता है ये? जैसे हमारा ये है RCH, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल OH, इस तरीके से। तो ज्विटर आयन हमारा किस तरह से बनेगा? RCH CO माइनस डबल बॉन्ड O, इसने अपना एक प्रोटॉन लूज कर दिया और यहाँ पे NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा ये NH, क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे इसका चार्ज रहेगा पॉजिटिव और यहाँ पे चार्ज रहेगा नेगेटिव। तो ये हमारा ज्विटर आयन होता है। अब इस ज्विटर आयन में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये न्यूट्रल रहता है। ज्विटर आयनिक फॉर्म जो होती है उसमें अमाइनो एसिड्स एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाते हैं, मतलब कि वो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेसिस के साथ भी। एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो बेस की तरह एक्ट करेंगे, और बेसिस के साथ रिएक्ट करते वक्त वो एसिड की तरह एक्ट करेंगे। अब ग्लाइसिन के अलावा जितने भी हमारे नेचुरली अकरिंग अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे सारे नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। तो कहीं भी ग्लाइसिन का क्वेश्चन आता है तो उसे ध्यान से सॉल्व करना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्लाइसिन के अलावा जितने भी हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं, उनमें जो अल्फा कार्बन एटम है वो एसिमेट्रिक है। अब हमारे अल्फा अमाइनो एसिड्स भी D और L बड़े वाला जो है उन दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स जो हैं उनका L फॉर्म होता है, यानी कि L कॉन्फ़िगरेशन। और L अमाइनो एसिड्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर हम NH2 ग्रुप जो है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो L अमाइनो एसिड है। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब हमने ये पढ़ लिया कि प्रोटीन्स जो है वो अल्फा अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। अभी एक दूसरे से कनेक्ट किसके थ्रू रहते हैं? जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था कि वो एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू कनेक्ट रहते हैं,
उसी तर्ज पे जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ एक लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं और उस लिंकेज को हम पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। केमिकली जो पेप्टाइड लिंकेज होता है इट इज़ एन एमाइड फॉर्म बिटवीन COOH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप। तो NH2 और COOH ग्रुप के बीच में जो अमाइड होती है, जो अमाइड बनती है, उसको हम पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। Now the reaction between two molecules of similar or different amino acids proceeds through the combination of the amino group of one molecule with the carboxyl group of the other। तो दो मॉलिक्यूल्स जो हैं अमाइनो एसिड्स के, वो एक अमाइनो एसिड्स के भी हो सकते हैं और दो अमाइनो एसिड्स के भी हो सकते हैं। तो उनके बीच में जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कैसे करता है, जैसे एक मॉलिक्यूल का अमाइनो ग्रुप इन्वॉल्व रहता है और दूसरे ग्रुप का कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व रहता है। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाता है और हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, यानी कि CONH वाला बॉन्ड बन जाता है। तो NH2 था, उसमें से एक H निकल गया, और COOH था, उसमें से एक OH निकल गया, तो H2O बाहर आ गया हमारा। उसकी वजह से हमारा अमाइड बॉन्ड जो है वो बन जाता है। अब जो प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन का उसको हम डाइपेप्टाइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो अमाइनो एसिड्स का बना हुआ होता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। जब ग्लाइसिन का कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो एलेनिन के अमाइनो ग्रुप से कंबाइन करता है तो हमें एक डाइपेप्टाइड मिलता है जिसका हम नाम देते हैं ग्लाइसिल एलेनिन। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो इसी तरीके से किसी का भी आप बना सकते हो। तो इजीली नाम समझ में आ गया, दोनों पेप्टाइड्स के नाम हमने जो है वो जोड़ दिए। अब सपोज करो एक तीसरा अमाइनो एसिड और आ गया और इस डाइपेप्टाइड में जुड़ गया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड। अब जो ट्राइपेप्टाइड होगा उसमें 3 अमाइनो एसिड्स रहेंगे और 2 पेप्टाइड लिंकेजेस रहेंगे। इसी तरीके से 4, 5, 6 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो लिंक होते जाते हैं और जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे वो क्या क्या होंगे। 4 होगा तो टेट्रापेप्टाइड, 5 होगा तो पेंटापेप्टाइड, 6 होगा तो हेक्सापेप्टाइड, ऐसे अलग अलग बनते जाएंगे। अब जब इस तरह के अमाइनो एसिड्स का नंबर 10 से ज़्यादा हो जाएगा तब हम उस प्रोडक्ट को पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे सीधे ही, ठीक है। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा हुआ तभी, 10 से कम हुआ तो जब तक तो हम नंबरिंग से ही उसका नाम देंगे। अब एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स हैं और जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 10,000 U से ज़्यादा है, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। तो ये बात ध्यान रखनी है, प्रोटीन हम किसको बोलेंगे, जिसमें 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स हैं और मॉलिक्यूलर मास जो है वो 10,000 U से ज़्यादा है। लेकिन एक पॉलीपेप्टाइड और एक प्रोटीन के बीच में जो डिस्टिंक्शन है वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत हार्ड रहता है, कोई शार्प डिस्टिंक्शन नहीं है। अब कुछ ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं हमारे जिनका अमाइनो एसिड्स कम होता है लेकिन फिर भी हम उनको प्रोटीन्स बोलते हैं क्योंकि उनमें एक वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन होता है प्रोटीन का। जैसे कि इंसुलिन है, उसमें सिर्फ 51 अमाइनो एसिड्स ही हैं, यानी कि 100 से कम है, लेकिन फिर भी हम उसे प्रोटीन बोलते हैं क्योंकि उनमें जो अमाइनो एसिड्स का पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन, जो कन्फर्मेशन होता है वो प्रोटीन की तरह होता है, इसीलिए, ठीक है। अब प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं हम। प्रोटीन्स को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर मॉलिक्यूलर शेप। पहला है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, जब पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं और उन दोनों को पकड़ के कौन रखता है, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो होते हैं वो, तब हमारा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है, इसलिए हम इनको फाइब्रस प्रोटीन्स बोलते हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं इनके, जैसे केराटिन जो कि हमारे बालों में प्रेजेंट होता है, वूल में प्रेजेंट होता है, सिल्क में प्रेजेंट होता है। दूसरा है मायोसिन जो हमारी मसल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये सब फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। दूसरे आते हैं हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स। So this structure results when the chains of polypeptides coil around to give a spherical shape. तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स का शेप कैसे आएगा, जब जो पॉलीपेप्टाइड्स की चेन है वो कॉइल करके एक स्फेरिकल शेप जो है वो प्रोवाइड करेंगी। ये यूजुअली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। इनके मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स जो हैं वो है इंसुलिन और एल्ब्यूमिन्स। अब जो स्ट्रक्चर और शेप है प्रोटीन्स की, उसे हम 4 डिफरेंट लेवल्स पे स्टडी कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। तो इन चारों को जो है हम एक एक करके पढ़ेंगे और ये बात ध्यान रखनी है कि हर एक टाइप के साथ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि प्राइमरी वाला सबसे सिंपल होगा, फिर उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी होगा, फिर उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टर्शरी होगा और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होगा। तो पहले पे आते हैं जो कि है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स जो हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा जो है पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है। हर एक पॉलीपेप्टाइड जो है प्रोटीन में, उसमें अमाइनो एसिड्स रहते हैं जो कि एक दूसरे से एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिंक्ड रहते हैं और यही सीक्वेंस जो है अमाइनो एसिड का
इसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं उस प्रोटीन का। अगर इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज आया, यानी कि अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस में कोई भी चेंज आया, तो हमारा पूरा प्रोटीन जो है वो ही बदल जाएगा। ठीक है, देन आता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। Secondary structure of protein refers to the shape in which a long polypeptide chain can exist. तो secondary structure प्रोटीन का वो शेप हुई जिसमें एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है हमारी एग्जिस्ट कर सकती है। अब ये दो डिफरेंट टाइप्स की होती है, एक होता है अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में, या फिर दूसरा है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो हमें दो तरीके से मिल सकता है। अब ये स्ट्रक्चर जो है वो किस वजह से आते हैं? दे अराइज ड्यू टू द रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन C डबल बॉन्ड O एंड NH ग्रुप्स ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर बनते किस वजह से हैं? जो हमारी बैकबोन है पॉलीपेप्टाइड चेन की, उसकी जब रेगुलर फोल्डिंग होती है, क्यों? क्योंकि जो हमारा C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है और जो हमारा NH वाला ग्रुप है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, जिसकी वजह से जो फोल्डिंग है वो होती रहती है और हमारे इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है वो बन जाते हैं। अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स मैं आपको शो कर देती हूँ। ये है हमारा अल्फा हेलिक्स और ये दोनों हमारी है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर्स। इस तरह का होता है, ये सिर्फ हमारे बॉन्ड्स बता रखे हैं इसलिए मैंने कहा एक थोड़ा सा आपको डायग्राम इस तरह का दिखा दिया जाए। तो ये प्लीट्स में होता है हमारे, जैसे हम पेपर को फोल्ड कर देते हैं तो उस तरीके की फॉर्म में होता है। नाउ अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्स ऑल possible hydrogen bonds by twisting into a right-handed screw, that is helix, with the NH group of each amino acid residue hydrogen bonded to the C double bond O of an adjacent turn of the helix. तो इसमें क्या होता है, एक राइट हैंडेड हेलिक्स में ये टर्न हो जाती है और एक अमाइनो एसिड का C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो जो दूसरा टर्न आया उसके अमाइनो एसिड के NH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बना लेता है। देखो दिखाई दे रहा है, इसमें CO जो है दूसरे टर्न के NH वाले के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से ये वाला CO जो है वो दूसरे टर्न वाले NH ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से जितने भी पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो इजीली इस वाले फॉर्म में बन जाते हैं। बीटा स्ट्रक्चर में जितनी भी पेप्टाइड चेन्स होती हैं वो स्ट्रेच्ड आउट रहती हैं टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन, जहाँ तक भी वो एक्सटेंड कर सकती हैं उतना अपना पूरा एक्सटेंशन शो करती हैं और फिर साइड बाय साइड जो है उनको ले कर दिया जाता है और उनको पकड़ के रखने के लिए वही होते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारी जो है साइड बाय साइड चेन्स जो है वो लेआउट हो गई और यहाँ पे जो है ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये उनका हाइड्रोजन बॉन्ड्स है जो इन दोनों चेन्स को जोड़ के रख रहा है। अभी जो स्ट्रक्चर है वो एक ड्रेपरी के प्लीटेड फोल्ड्स को रिजेंबल करता है, वही एक कपड़े को आपने समेट के रख दिया, इसलिए इसको बीटा प्लीटेड शीट भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे टर्शरी स्ट्रक्चर पे प्रोटीन्स के। सो टर्शरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन्स का वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स की जो ओवरऑल फोल्डिंग है वो क्या है, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद की फोल्डिंग जो आती है वो इसमें इंक्लूडेड रहती है। नाउ इट गिव्स राइज टू टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स, दैट इज फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। अब इसमें दो तरह की मॉलिक्यूलर शेप्स रहती हैं, एक फाइब्रस और दूसरी ग्लोबुलर। जो मेन फोर्सेस हैं जो कि हमारे सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करके रखते हैं वो है हमारे चार फोर्सेस। उनका नाम लिख सकते हो आप लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड लिंकेजेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये चार बॉन्ड्स हैं जो कि हमारे 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स जो है प्रोटीन के उन्हें स्टेबलाइज करके रखते हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट स्ट्रक्चर पे जो कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अब कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और उनको हम सब यूनिट्स बोलते हैं। अब जो इनका स्पेशल अरेंजमेंट होता है, यानी कि जो स्पेस में अरेंजमेंट होता है इन सब यूनिट्स का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है वो बोलते हैं। कैसा दिखता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं चारों ही स्ट्रक्चर एक बार दोबारा दिखा देती हूँ आपको। तो ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसमें जो हर एक डॉटेड बॉल आपको दिखाई दे रही है वो एक अमाइनो एसिड है। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हेलिक्स सबसे ज़्यादा मिलता है इसलिए यहाँ पे हेलिक्स दिखाया गया है, वैसे बीटा प्लीटेड शीट्स भी हो सकती हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है और देखो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है वो और भी ज़्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो ये हमारा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। अब देखो अगर आपको क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर दिख रहा है तो उसमें एक तो हमें इस तरीके की ये चेन दिखाई दे रही है, तो ये एक सब यूनिट हो गई, और दूसरी चेन आपको ये वाली दिखाई दे रही है तो ये दूसरी सब यूनिट हो गई। तो इस तरीके की सब यूनिट्स जो है हमें क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में मिलती है। क्लियर है। अब हम एक और चीज देखने वाले हैं, जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा, उसके भी हम चारों स्ट्रक्चर्स देखेंगे।
तो ये हीमोग्लोबिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जिसमें लाइट ब्लू कलर की जो बॉल्स हैं वो कार्बन एटम्स हैं और डार्क ब्लू कलर की जो बॉल्स हैं वो हाइड्रोजन एटम। इसी तरीके से सेकेंडरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, हेलिक्स है ये, और इसमें जो रेड कलर की बॉल्स दिखाई दे रही हैं वो नाइट्रोजन है और जो ग्रे कलर की बॉल्स दिखाई दे रही हैं वो ऑक्सीजन है। बाकी ब्लू वाली तो वही सेम है, कार्बन और हाइड्रोजन। फिर टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जिसमें जो हमारा आपको ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये हमारा हीम ग्रुप है। ओके, देन लास्ट आता है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जिसमें ये वाली हमारी 2 सब यूनिट है इस तरीके की और 2 और सब यूनिट्स आ गई हमारी। तो इस तरीके के देखो कितना कॉम्प्लेक्स होता गया ना। सबसे सिंपल हमारा प्राइमरी था, फिर सेकेंडरी में हमारा हेलिक्स आ गया, फिर टर्शरी में थोड़ी सी और फोल्डिंग हो गई, फिर जो क्वाटरनरी है उसमें और भी ज्यादा फोल्डिंग्स होती गई। क्लियर है। अब आते हैं प्रोटीन्स के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन जो हमें बायोलॉजिकल सिस्टम में मिलता है एक यूनिक 3D स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ, उसको हम बोलते हैं नेटिव प्रोटीन। अब जब प्रोटीन अपनी नेटिव फॉर्म में होता है उसको हम कुछ फिजिकल चेंज से सब्जेक्ट कराते हैं, मतलब उसमें कुछ फिजिकल चेंज ला सकते हैं, जैसे टेम्परेचर में चेंज ला दिया या केमिकल चेंज ला दिया, जैसे pH में चेंज कर दिया। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोब्यूल है वो अनफोल्ड हो जाता है, मतलब उसकी फोल्डिंग खुल जाती है, हेलिक्स जो है उसकी कॉइलिंग खुल जाती है और प्रोटीन जो है अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन के टाइम पे जो हमारे 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन जो 1 डिग्री स्ट्रक्चर है हमारा वो बिल्कुल इंटैक्ट रहता है। जैसे जब हम एग वाइट को बॉईल कराते हैं तो वो कोएगुलेट हो जाता है, तो वो एक एग्जाम्पल है डीनेचुरेशन का। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप एग नहीं खाते हैं तो आपने दही तो जमाया ही होगा, तो जो वो मिल्क की कर्डलिंग हो जाती है वो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से होती है, जो कि मिल्क में बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है वो क्रिएट करता है। तो वो जो कर्डलिंग है वो भी यही होती है, प्रोटीन जो है उसका डीनेचुरेशन हो जाता है, जिससे वो एक थक्का जो है हमारा वो बन जाता है और वो कर्ड का फॉर्म ले लेता है। ओके, क्लियर हो गया हमारा प्रोटीन्स का पार्ट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे आज के लेक्चर के, जो कि है एंजाइम्स। नाउ द लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लाइफ की पॉसिबिलिटी किस वजह से है? क्योंकि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उनमें कुछ कोऑर्डिनेशन बना रहता है। ये एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड है, फिर एब्जॉर्प्शन होगा एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल्स का, और अल्टीमेटली हमें एनर्जी जो है वो मिलेगी। तो ये कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में हो रहा है, ये तो नहीं है कि पहले एनर्जी मिल रही है फिर हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस रहता है इसमें एक सीक्वेंस रहता है हमारे रिएक्शंस का, और जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर वो बहुत माइल्ड कंडीशंस में हो रहे हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? कुछ हमारे बायो कैटलिस्ट होते हैं जिनकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है, और वो बायो कैटलिस्ट कौन होते हैं? हमारे एंजाइम्स। अब जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं उनमें से ऑलमोस्ट ऑल दी एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब जो एंजाइम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक रहते हैं और एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए भी। ऑलरेडी हम ये चीज पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। इसके अलावा इनको हम नेम कैसे देते हैं? दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड और क्लास ऑफ कंपाउंड अपॉन विच दे वर्क। तो जिस कंपाउंड के ऊपर ये अपना काम दिखा रहे हैं या जिस क्लास के ऊपर ये अपना काम दिखा रहे हैं उसके बेसिस पे इनको नाम दिया जाता है। जैसे एक एंजाइम जो कि हमारे माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है हाइड्रोलाइसिस करा के, उसको हम क्या बोलेंगे? माल्टेज, क्योंकि वो माल्टोज के ऊपर रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, कई बार जो है एंजाइम्स की नेमिंग हम रिएक्शन के बेसिस पे भी करते हैं जहाँ पे उनको यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ एंजाइम्स हैं हमारे जो कि एक सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन कराते हैं और दूसरे सबस्ट्रेट का रिडक्शन कराते हैं, तो इस तरीके के एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम। लेकिन जो एंजाइम है हमारे उनका नाम हमेशा ASE से ही एंड होता है, यानी कि एस से, जैसे कि ऑक्सीडो रिडक्टेस, माल्टेज, इस तरीके से। ठीक है, अब आते हैं हमारे एंजाइम एक्शन के मैकेनिज्म पे, जो ऑलरेडी हम 5th यूनिट में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने लॉक एंड की वाला मैकेनिज्म देखा था, वही है इसमें। सो एंजाइम्स जो है हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं अगर हमें एक रिएक्शन को प्रोसीड कराना है। तो similar to the action of chemical catalysts, enzymes are said to have the magnitude of activation energy. तो जैसे हमारी केमिकल कैटलिस्ट में हमने देखा था, उसी तरीके से एंजाइम्स में भी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिससे आसानी से हमारे रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जब हम सुक्रोज का एसिड हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है 6.22 किलो जूल्स पर मोल। लेकिन जब हम इस रिएक्शन को सुक्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में करवाएंगे तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ
2.15 किलो जूल्स पर मोल रह जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा सब चीज़ हमने कैटालिसिस में पढ़ी थी, उस लेक्चर का लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हो, जिससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट पार्ट पे आज के लेक्चर के, जो कि है वाइटामिन्स। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमें बहुत कम अमाउंट्स में चाहिए हमारी डाइट में, लेकिन अगर वो हमारी डाइट में नहीं हुए तो उनकी वजह से हमें कुछ डिजीजेस हो सकती हैं। और ये कंपाउंड्स कौन से होते हैं? हमारे वाइटामिन्स होते हैं। अब मोस्ट ऑफ द vitamins cannot be synthesized in our body, but plants can synthesize almost all of them, so they are considered as essential food factors. अब जो विटामिन्स है उसमें मोस्ट ऑफ द विटामिन्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सारे विटामिन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड फैक्टर माना जाता है। हालांकि जो हमारे बैक्टीरिया है गट के, यानी कि जो हमारे पेट के बैक्टीरिया होते हैं, वो भी कुछ विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं। अब जितने भी विटामिन्स हमें चाहिए वो जनरली हमारी डाइट के थ्रू हमें अवेलेबल हो जाते हैं। अलग अलग विटामिन्स जो है वो अलग अलग केमिकल क्लासेस को बिलोंग करते हैं और उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनको डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। Then they are generally regarded as organic compounds required in the diet in small amounts to perform specific biological functions for normal maintenance of optimum growth and health of the organism. तो जनरली एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी डाइट में चाहिए, कम अमाउंट में ही सही लेकिन चाहिए, जिसकी वजह से कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस जो है वो परफॉर्म हो सके और जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसकी जो ऑप्टिमम ग्रोथ है या हेल्थ है उसकी नॉर्मल मेंटेनेंस जो है वो हो सके। इसलिए विटामिन्स जो है वो ज़रूरी है। और विटामिन्स जो है उनको हम अल्फ़ाबेट्स के थ्रू डेजिग्नेट करते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। कुछ को हम और भी ज़्यादा जो है सब ग्रुप्स की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे विटामिन बी है उसमें B1 भी होता है, B6 भी होता है, B2 भी होता है, B12 भी होता है, इस तरीके से। अब अगर विटामिन्स का जो इनटेक है वो ज़्यादा हो गया तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। और अगर आप विटामिन्स की पिल्स ले रहे हो तो उन्हें ऐसे ही नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस पे ही लेना चाहिए। अब जो टर्म था हमारा विटामिन ए, VITAMINE, इसको हमने वाइटल प्लस अमीन इन दोनों को मिला के कॉइन किया है, क्योंकि जो अर्लियर आइडेंटिफाइड कंपाउंड्स थे उनमें अमाइनो ग्रुप था, इसलिए वाइटल प्लस अमीन इज विटामिन। बाद में जो है और काम हुआ इनके ऊपर और पता चला कि बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं हमारे जिनमें अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जो ई वर्ड था वो हटा दिया गया और सिर्फ ये हमारे विटामिन जो है वो बन गए। ठीक है, अब चलते हैं हमारे विटामिन्स के या विटामिन्स के क्लासिफिकेशन पे। सो विटामिन्स जो है उन्हें हमने दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। किस चीज़ के बेसिस पे? कि वाटर या फैट में उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है। तो पहली कैटेगरी है फैट सोल्यूबल विटामिन्स की और दूसरी है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की। सो फैट सोल्यूबल विटामिन्स ऐसे विटामिन्स हैं जो कि फैट और ऑयल्स में सोल्यूबल रहते हैं लेकिन वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा A, D, E और K, ये सब हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। ये लिवर में स्टोर रहते हैं और जो हमारे एडिपोज, जो फैट स्टोरिंग टिश्यूज है हमारे, वहां पे ये स्टोर होके रहते हैं। दूसरी क्लास जो आती है वो है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की। इसमें हमारे बी ग्रुप के सारे विटामिन्स और विटामिन सी जो हैं वो आते हैं, जो कि वाटर में सोल्यूबल रहते हैं लेकिन ये हमारे फैट और ऑयल में सोल्यूबल नहीं होते। अब जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं उन्हें डाइट में रेगुलरली सप्लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी हमारे यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं और ये हमारी बॉडी में कहीं भी स्टोर नहीं होते हैं एक्सेप्ट विटामिन B12। तो B12 के अलावा कोई सा भी हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है बॉडी में स्टोर होके नहीं रहता है, इसीलिए डाइट के थ्रू हमें इन्हें रेगुलर तरीके से लेना चाहिए। अब हम एक टेबल पढ़ेंगे जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स, उनके क्या क्या सोर्सेज हैं और अगर हम उनको नहीं लेंगे तो उसकी वजह से हमें क्या क्या डिफिशियंसी डिजीजेज हो सकती हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रही हमारी टेबल। पहला है हमारा विटामिन ए। और विटामिन ए जो है हमें मिलता है फिश लिवर ऑयल से, गाजरों से, बटर से और मिल्क से। अगर आप विटामिन ए नहीं लोगे तो आपके ज़ीरोप्थैल्मिया हो सकता है, यानी कि जो आपका कॉर्निया है आई का वो हार्डन हो सकता है और आपको नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा विटामिन B1। ये बी कैटेगरी के आ रहे हैं हमारे। चार इंपॉर्टेंट है विटामिन B1, B2, B6 और B12। तो B1 जो है उसको हम थायमीन भी बोलते हैं, तो इसीलिए हो सकता है एग्जाम में आपके आ जाए थायमीन डायरेक्ट विटामिन B1 की जगह, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इनके कॉमन नेम्स भी ध्यान रखने हैं।
तो थायमीन जो है वो हमें यीस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स और सीरियल्स से मिलता है। अगर हम इसको नहीं लेंगे तो हमें बेरी बेरी हो जाएगा। बेरी बेरी में क्या होता है, आपको भूख लगनी बंद हो जाती है और आपकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तीसरा है हमारा B2 विटामिन, ये होता है राइबोफ्लेविन। ये भी हमें मिल्क, एग वाइट, लिवर और किडनी इन सब से मिलता है, ये इसके सोर्सेज हैं। अब अगर हमने इसको नहीं लिया तो इसमें क्या हो सकता है, हमारा चिलोसिस होता है। चिलोसिस क्या होता है, जो हमारा माउथ के कॉर्नर्स हैं और हमारे लिप्स हैं उनमें फिशरिंग होने लगती है, मतलब वो कटने लगते हैं। इसके अलावा जो स्किन है उस पर हमें ऐसे बर्निंग सेंसेशन भी आ सकता है और हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। फिर आता है हमारा चौथा इंपॉर्टेंट विटामिन जो कि है विटामिन B6। इसको हम पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं। ये हमें यीस्ट, मिल्क, एग योक, सीरियल्स और ग्राम्स से मिलता है। अगर इसको हम नहीं लेंगे तो हमें कन्वर्जन्स होने लगेंगे। तो कन्वर्जन्स क्या होता है, कन्वर्जन एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारी जो बॉडी मसल्स हैं वो बार बार और जल्दी जल्दी से रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है। मतलब रिलैक्स हो गई, फिर बहुत जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट हो गई, फिर रिलैक्स हो गई, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और बहुत रैपिड तरीके से और बार बार। तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। फिर नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट विटामिन है वो है B12। B12 जो है हमें दही से मिलता है, फिश से मिलता है, एग से मिलता है और मीट से मिलता है। अगर हमने B12 नहीं लिया या उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो हमें पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, इसमें जो RBC है होती है हमारी, उनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है। देन नेक्स्ट विटामिन आता है हमारा C, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। तो विटामिन C जो है उसका सबसे अच्छा सोर्स होता है हमारे सिट्रस फ्रूट, जैसे ऑरेंज हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, आंवला हो गया, ये सबसे अच्छे सोर्सेज होते हैं। इसके अलावा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसमें भी विटामिन C मिलता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो आपकी जो गम्स हैं, जो मसूड़े हैं, उसमें से खून आने लगेगा। अगर आप ब्रश कर रहे हो तो आपके खून आने लग रहा है तो इसका मतलब आपको स्कर्वी जो है वो हो गया है। क्लियर है। देन नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन D। विटामिन D हमें कैसे मिलता है, अगर हम सनलाइट से एक्सपोज होते हैं तो। इसके अलावा फिश और एग योक से भी हमें मिल सकता है। तो अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तो आप लोगों के पास सिर्फ एक ही तरीका है विटामिन D पाने का, और वो है कि थोड़ी देर धूप से एक्सपोज हो, या तो धूप में जाके बैठो या काम करो, जो भी है। ये नहीं कि सारे दिन भर अंदर बैठे रह रहे हो। अंदर बैठे रहोगे तो विटामिन D की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से रिकेट्स हो सकते हैं और ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। तो रिकेट्स जो है वो बच्चों में होते हैं सबसे ज़्यादा, और ये उनमें होता क्या है, जो बोन्स है हमारी वो डिफॉर्म हो जाती है, और यही चीज़ जब एडल्ट्स में होती है तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। इसमें हमारी जो बोन्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और जॉइंट्स जो हैं हमारे उनमें पेन रहने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन E। ये हमें कुछ वेजिटेबल ऑयल से मिलता है, जैसे व्हीट जर्म ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, उससे। इसके अलावा विटामिन E की कैप्सूल्स भी सुनी होंगी। Evion जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांड है, आप लोगों ने सुना ही होगा, खाया भी होगा इवन इस कैप्सूल को। अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो हमारी जो RBCs हैं उनकी फ्रैजिलिटी बढ़ जाती है और जो हमारे मसल्स हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं। देन लास्ट विटामिन जो आता है वो है K, जो कि हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है। अगर विटामिन K की डेफिशिएंसी हो गई तो हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा, और अगर क्लॉटिंग का टाइम बढ़ गया तो ऑब्वियसली हमें कहीं भी चोट लगेगी तो हमारा ब्लड लॉस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए सारे विटामिन्स लेना ज़रूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं इन सभी विटामिन्स के, किसी का मिल्क है ज़्यादातर का, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ये दोनों चीज़ें, चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, ये दोनों चीज़ें डाइट में अगर आप लोग इंक्लूड नहीं करते हो तो उन्हें इंक्लूड करना चालू कर दो। ठीक है। क्लियर हो गया। सो ये था हमारा आज का पार्ट जिसमें हमने प्रोटीन्स, विटामिन्स और एंजाइम्स के बारे में बात की। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो कल आएगा, जिसमें हम न्यूक्लिक एसिड्स और हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, और वो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। ठीक है। सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आता है इस पार्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सो गाइज, लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसी वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।